हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस समय हम लोग पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट के टॉपिक और कई सारे टॉपिक हम इसमें कवर कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेड डाटा बुक के बारे में। और हम इसके साथ ही साथ जानेंगे IUCN क्या है, जिसके द्वारा रेड डाटा बुक को जारी किया जाता है और इस बुक में क्या रिकॉर्ड रखा जाता है। और उसके साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज पर भी कुछ बात हम करेंगे। आज की क्लास में कुछ जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं इसमें IUCN के बारे में। IUCN जो एक संस्था है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये फुल फॉर्म होता है IUCN का। और ये एक संस्था, इस संस्था को बनाया गया जो बायोडाइवर्सिटी है उसके घटकों का संरक्षण करने के लिए एक संस्था बनाई गई कि आप देखिए इस नेचर में जो भी जीव जंतु हैं, जो प्रजाति के जीव जंतु हैं, जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसकी सुरक्षा आपको करनी है। तो ये एक संगठन बनाया गया। और कब बनाया गया? तो इसे बनाया गया 1948 में। और कहाँ पर? तो इसको फ्रांस में बनाया गया था, यानी जो इसकी प्रथम बैठक हुई थी 1948 में, वो हुई थी फ्रांस में। तो फ्रांस में इसकी प्रथम बैठक हुई थी। और इसका जो अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये है स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में इस संस्था का हेडक्वार्टर्स है। और इसका जो मुख्य कार्य है वो है जैव विविधता के घटकों का संरक्षण करना, यानी जो बायोडाइवर्सिटी है उसी का कंजर्वेशन करना इस संस्था का मुख्य काम है, के घटकों का संरक्षण करना। तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना कब की गई थी और IUCN किससे संबंधित है, तो ये भी आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और इसकी जो बैठक है 1 समिट इन 4 ईयर्स, यानी 4 साल में इसकी एक बार बैठक होती है। और फिर उसमें सर्वे किया जाता है स्पीसीज का। तो उस बैठक में सर्वे ऑफ स्पीसीज, यहाँ पर जो स्पीसीज हैं यानी जो विलुप्त हो रहे हैं या जो संकटग्रस्त हैं उनका यहाँ पर सर्वे किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद एक लिस्ट जारी की जाती है, IUCN के द्वारा ही एक लिस्ट जारी की जाती है। और ये 1964 से यानी 1964 से ये शुरू हुई है लिस्ट जारी होना। और ये जो लिस्ट जारी की जाती है IUCN के द्वारा, इसे ही हम कहते हैं रेड डाटा बुक। और कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम से पूछा गया है रेड डाटा बुक से, कि रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है। तो वहाँ पर आपको यहाँ पर सही आंसर टिक करना होगा IUCN। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? रेड डाटा बुक की जो शुरुआत है कब से हुई थी? तो ये हुई थी 1964 से 1964 से इसकी शुरुआत की गई थी इस लिस्ट को जारी करने की, रेड डाटा बुक की जारी करने की। और इसमें जो भी स्पीसीज हैं जो लुप्त हो चुके हैं, जो संकटग्रस्त हैं, जो संकटापन्न है या संवेदनशील है, सभी के बारे में आगे हम आपको बताएंगे। इसमें जो टर्म का यूज किया जाता है, तो कई सारे टर्म इस रेड डाटा बुक में यूज किए जाते हैं। तो ये जो रेड डाटा बुक है ये IUCN के द्वारा ही जारी की जाती है। और IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इस रेड डाटा बुक में ही इन सभी स्पीसीज का डाटा रखा जाता है। 4 साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेड डाटा बुक में उपयोग कुछ टर्म का उपयोग किया गया रेड डाटा बुक में, जिससे कि हम इनको शार्ट में समझ सकें कि क्या कुछ इसमें कहा जा रहा है और किस स्पीसीज को, यानी जो कौन सा जंतु है जिसको इस प्रकार का जो टैग है वो दिया गया, शार्ट फॉर्म में हम उसे दे सकें। तो वो हम आगे आपको इमेज में भी दिखाएंगे, बट सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर रफली डिस्कस कर लेते हैं। तो EX एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं विलुप्त, यानी जो इसका इंग्लिश वर्ड है उसी से इसको ले लिया गया है, यानी एक्सटिंक्ट मीन्स होता है विलुप्त, और उसी से EX ले लिया, यानी जिसे EX टैग दिया जाएगा वो प्रजाति यहाँ पर विलुप्त हो चुकी है, यानी उसका अंतिम सदस्य भी समाप्त हो चुका है। ऐसी प्रजाति को हम EX कैटेगरी में रखते हैं रेड डाटा बुक के अंतर्गत। अब जैसे हम बात करें डायनासोर्स की, तो डायनासोर्स आज हमारी पृथ्वी पर उपस्थित नहीं है, तो इन्हें हम EX कैटेगरी में रखेंगे रेड डाटा बुक के अंतर्गत। उसके बाद फिर अगला आता है EW होते हैं जो वनों में विलुप्त हो चुके हैं, यानी अभी कुछ ही जो इनकी प्रजातियां हैं वो देखने को मिलती हैं, कुछ को शिफ्ट करके वनों में ये पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। उसके बाद आता है CR, यानी CR होते हैं अति संकटग्रस्त आते हैं CR की कैटेगरी में, यानी 10 वर्ष में 80% विलुप्त हो चुके हैं।
यानी जब सर्वे किया गया पिछले 10 वर्ष का तो उसमें 80% ये पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं, अति संकटग्रस्त हैं। फिर आते हैं ईयन, यानी इनको रखा जाता है संकटग्रस्त, यानी ये अभी संकटग्रस्त हैं और 10 वर्ष में ये 70% नष्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो इन प्रजातियों को हम ईयन कैटेगरी में रखते हैं। फिर आते हैं वीयू, यानी ये होते हैं अति संवेदनशील। अति संवेदनशील इसका मतलब है ये भविष्य में संकट इनका निश्चित है, तो इन्हें हम वीयू कैटेगरी में रखेंगे। फिर आता है एंटी, और एंटी मीन्स होता है संकटापन्न, यानी कि भविष्य में, निकट भविष्य में संकट की इन पर संभावना है, तो वो रखे जाते हैं एंटी कैटेगरी में। फिर आते हैं एलसी, और एलसी होते हैं अति चिंतनीय, अचिंतनीय, यानी जिनमें ना तो सीआर के लक्षण है, ना ईडब्ल्यू, ना ईएन के लक्षण है, यानी जो विलुप्त अभी होने की कैटेगरी में नहीं है, उन्हें हम एलसी कैटेगरी में रखते हैं। और फिर एक आता है डीडी, जिनमें अपूर्ण आंकड़े, यानी जिनके बारे में हमको आंकड़े आधे अधूरे पता है, उन्हें हम डीडी कैटेगरी में रखते हैं। और फिर आता है एनई, और एनई कैटेगरी में हम रखते हैं उनको जिनका आकलन नहीं हुआ है। तो ये कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई रेड डाटा बुक के अंदर, कुछ टर्म्स का यूज किया गया। अब इन टर्म्स को हम एक साथ भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी ये जो नॉट इवेल्युएट वाले हैं, इन पर अभी कोई संकट नहीं है, उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं है, आकलन इनका नहीं किया गया। फिर आता है डीडी, यानी डाटा डिफिशियंस। देखिए इसी से ये वर्ड बना हुआ है ऊपर, हम पीछे आपको बता चुके हैं सबके हिंदी के बारे में, अब यहाँ पर इंग्लिश से लिखा हुआ है तो इसको भी हम समझेंगे। फिर आता है लीस्ट कंसर्न, हमने आपको ऊपर से नीचे बताया था, हमने आपको इस क्रम में बताया था, यहाँ पर इस क्रम में लिखा हुआ है, यानी नीचे से ऊपर की ओर। तो एलसी कैटेगरी लीस्ट कंसर्न, यानी कि अचिंतनीय, जिन पर चिंता करने की अभी आवश्यकता नहीं है। फिर आते हैं नियर थ्रेटेंड, यानी कि एंटी कैटेगरी, संकटापन्न कैटेगरी, जो भविष्य में संकट की संभावना है। फिर आते हैं वल्नरेबल, यानी कि अति संवेदनशील, जिनका भविष्य में संकट निश्चित है। फिर आते हैं इंडेंजर्ड, और इंडेंजर्ड से ही यहाँ पर ईएन लिया गया है। तो इंडेंजर्ड जो कैटेगरी है उसके अंतर्गत संकटग्रस्त आते हैं, जिन्हें 10 वर्ष में 70% नष्ट हो चुके हैं। फिर आते हैं क्रिटिकली इंजर्ड, और क्रिटिकली इंजर्ड से ही सीआर लिया गया है, यानी सीआर का मतलब है 10 वर्ष में 80% विलुप्त हो चुके हैं। फिर आता है ईडब्ल्यू, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी जो वनों में विलुप्त हो चुके हैं, उनकी हम यहाँ पर बात करते हैं। फिर आते हैं ईएक्स, यानी एक्सटिंक्ट, जो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं, अंतिम सदस्य भी इनका समाप्त हो चुका है। तो ये हमारी रेड डाटा बुक है, और ये इसके अंदर यूज किए गए टर्म्स हैं, 9 टर्म्स का यूज इसमें किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो हमारा अगला टॉपिक है इस इन्वायरमेंट की सीरीज का, और इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में। बट आज हम इसके परिचय के बारे में और थोड़े से जो प्राकृतिक और मानव निर्मित कारण हैं उनके बारे में देखेंगे, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। वर्तमान भविष्य में हम देख रहे हैं, यानी वर्तमान समय की बात करें या भविष्य में हम होने वाले संकट को देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से होने वाले संकट को देख रहे हैं, और कई सारी घटनाएं वर्तमान में भी हमको देखने को मिल रही हैं, और क्या कुछ इसके प्रयास किए गए सभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में। बट आज हम केवल परिचय इसका और क्या इसके कारण है उनके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए हमारी पृथ्वी इतनी सुंदर है, इस प्रकार से ये पृथ्वी हमारी है, और इसको इस प्रकार से बना दिया गया है, यानी ये भविष्य में ऐसी हो जाएगी अगर ये जो घटनाएं हैं, क्लाइमेट चेंज की घटनाएं हैं, बढ़ती रहीं और हम अभी तक अगर जागरूक नहीं हुए, तो इसकी कंडीशन पृथ्वी की इस तरीके हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्लाइमेट चेंज पर, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम आपको बताते हैं क्या कुछ कहा जाता है। तो देखिए क्लाइमेट चेंज की अगर परिभाषा हम देखें तो सिंपल भाषा में होती है, इट रिप्रेजेंट्स अ लॉन्ग पीरियड वेरिएशन वेदर कंडीशन, यानी मौसम में होने वाला एक लंबा परिवर्तन, यानी लंबे समय में मौसमी दशाओं में होने वाला दीर्घकालिक परिवर्तन। एक लाइन की इसकी डिफिनीशन है जो आपको याद रखनी है, मौसमी दशाओं में होने वाला दीर्घकालिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, क्लाइमेट चेंज कहलाता है। अब देखिए कुछ कन्फ्यूजन रहता है हमारा क्लाइमेट से रिलेटेड, यानी एक हमारा टर्म आता है मौसम, जिसे हम वेदर कहते हैं, फिर आता है सीजन, यानी जिसे हम ऋतु कहते हैं, फिर आता है जलवायु। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है,
यानी मौसम, ऋतु और जलवायु, इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए बहुत माइनर डिफरेंस इनमें होता है और हम कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं और हमको सभी चीज़ें एक ही लगती हैं, मौसम में हो, जलवायु हो, ऋतु हो, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। मौसम क्या होता है? ये होता है पल भर में बदलना, यानी जो पल भर में बदल जाए, अभी सुबह धूप निकली हुई है, शाम को बारिश होने लगे, तो इसको हम कहेंगे मौसम में परिवर्तन, यानी वेदर कंडीशन में चेंजमेंट। और ऋतु क्या होती है? तो ऋतु होती है साइक्लिक परिवर्तन। साइक्लिक परिवर्तन, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी जो शुरुआत, इस समय जो हमारी सर्दी का मौसम चल रहा है, ठंडी का मौसम चल रहा है, फिर यहाँ पर बसंत ऋतु आएगी, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर शरद ऋतु, इसी प्रकार से जो साइक्लिक परिवर्तन होता रहता है। 4 ऋतुएं जैसे हमारे भारत के मानसून में पाई जाती हैं, अगर हम बात करें तो ये होती है हमारी ऋतु, यानी जो साइक्लिक परिवर्तन होता है उसे हम ऋतु कहते हैं। फिर जलवायु क्या होती है? तो जलवायु को एक मानक माना गया है कि जो 32 वर्ष की दशाओं का योग है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। 32 वर्ष की दशाओं का योग ही जलवायु कहलाता है और इसी में होने वाला दीर्घकालिक परिवर्तन क्लाइमेट चेंज कहलाता है, जलवायु परिवर्तन कहलाता है। तो आप इनमें हम डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं कि इनके जो काज हैं, यानी क्लाइमेट चेंज के क्यों जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो कि काफ़ी हानिकारक भी होता है, क्योंकि जलवायु बदलेगी, जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं वो नहीं चलेंगी, तो ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो जाएंगी। तो इसमें नेचुरल कॉज की सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या नेचुरल कारण है। तो इनमें अगर हम बात करें तो महाद्वीपों में विस्तार, महाद्वीपों में विस्तार होना इस क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा कारण निकल कर आता है। और महाद्वीपों में विस्तार होगा तो फिर चेंज इन रेनफॉल, टेम्परेचर, सैलिनिटी, यानी कि वर्षा में भी चेंजमेंट होगा, टेम्परेचर में चेंजमेंट होगा, और जो लवणता है, सैलिनिटी है, उसमें भी चेंजमेंट हमको देखने को मिलेगा। और फिर इसमें दूसरा कारण आता है ज्वालामुखी विस्फोट। तो ये भी एक नेचुरल कारण है, इसमें भी कोई मानव का हस्तक्षेप नहीं है, ज्वालामुखी कभी भी फट सकते हैं। और इनका जो लावा होता है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट में जो लावा निकलता है, तो ये टेम्परेचर को बढ़ा देता है, साथ ही साथ इसमें निकलती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, H2 जैसे CO2 हैं, SO2 हैं, ये सभी विषैली गैसें हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ा देती हैं। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फिर जो क्लाइमेट चेंज है उनकी भी यहाँ पर जो शिकायतें हैं वो देखने को मिलती हैं, क्लाइमेट चेंज की जो दशाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। और एसिडिक रेनफॉल, अम्लीय वर्षा का कारण बनती है SO2 गैस, यही जो ज्वालामुखी से निकलती है, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बिगड़ती हैं और ये काफ़ी हानिकारक होती है अम्लीय वर्षा। फिर यहाँ पर तीसरा नेचुरल कारण है मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट, मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट। तो परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? तो हम आपको बता दें, जो परमाफ्रॉस्ट होता है ये जो ज़मीन के नीचे दबी हुई बर्फ़ होती है, यानी जैसे बर्फ़ जम गई और ऊपर मिट्टी है, नीचे बर्फ़ जमी हुई है, तो उसे हम कहेंगे परमाफ्रॉस्ट। और ये परमाफ्रॉस्ट जब पिघलते हैं तो फिर वो ज़मीन वहाँ पर धंस जाती है और जलवायु परिवर्तन का ये एक कारण बनता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन बढ़ती है, क्योंकि उसमें जो जीवाश्म है वो दबे रहते हैं परमाफ्रॉस्ट के अंदर, और फिर अमाउंट ऑफ कार्बन बढ़ता है, और अमाउंट ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और इससे जो क्लाइमेट चेंज है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये हमारे कुछ नेचुरल कारण हैं इस क्लाइमेट चेंज के लिए जो जिम्मेदार हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम मानव निर्मित कारण की, यानी ह्यूमन कॉज, तो ह्यूमन कॉज भी कई पैमाने पर हमको देखने को मिलते हैं। और इनमें अगर हम बात करें ह्यूमन कॉज के अंतर्गत, तो इनमें आता है सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ पौधों का कटना एक ह्यूमन कॉज के अंतर्गत आता है। पेड़ पौधे कटेंगे तो जो कार्बन अमाउंट है, क्योंकि CO2 के पेड़ पौधे सोखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यूज करते हैं, तो कार्बन अमाउंट बढ़ेगा, कार्बन अमाउंट बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और क्लाइमेट चेंज होगा यहाँ पर। और दूसरा है यहाँ पर राइस प्रोडक्शन, यानी जो चावल का उत्पादन किया जाता है, और हम सभी को पता है जो धान का खेत होता है उसमें क्या पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है, CH4, और ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, यानी क्लाइमेट चेंज के लिए ये भी यहाँ पर जिम्मेदार है। उसके अलावा जो फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, उर्वरक का यूज किया जाता है, वो भी काफ़ी एसिडिक होते हैं और उनसे भी जो पॉल्यूशन है देखने को मिलता है। ये साथ ही साथ जो ये है वो जलवायु परिवर्तन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। उसके अलावा बर्निंग ऑफ फ्यूल्स,
यानी जो ईंधन है उसका यहाँ पर उपयोग करना, बर्निंग ऑफ फ्यूल से भी जो क्लाइमेट चेंज की दशाएं हैं वो हमको देखने को मिलती हैं। इसीलिए जो प्रयास किए जा रहे हैं इस समय ग्लोबल लेवल पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि पेट्रोल डीजल, क्योंकि पेट्रोल डीजल का दहन होगा तो जाहिर तौर पर ये जो गैसें हैं, विषैली गैसें यहाँ जरूर निकलेगी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर ये जो ग्लोबल मार्केट है ये स्विच हो रहा है धीरे धीरे कि हम इलेक्ट्रिक यूज करें इलेक्ट्रिक वाहनों का, तो यहाँ पर हम उस प्रदूषण को कम कर सकते हैं और सभी चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल हो सकती हैं। तो देखिए ये कुछ कारण हैं। और अब बात करें अगर हम इफ़ेक्ट की, इसके क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, तो इन इफ़ेक्ट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कल की क्लास में।